हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ठीक है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सीखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि 4.0 के फ़ायदे क्या है और उसके चैलेंजेस क्या क्या है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या एडवांस हम यूज़ करने लगे। अब सीखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, और दूसरा हम इसमें सीखने वाले हैं कि चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में हमें मिलता है तो वो है एम्प्लॉय का एडवांस ट्रेनिंग। ओके, जैसे कि मैंने अभी लास्ट सेशन में आपको ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में सिखाया था। उसका मतलब क्या था कि उसको यूज़ करके एम्प्लॉयज़ ट्रेन कर सकते खुद को, जो भी अभी रीसेंट एडवांस चल रहा है उसमें खुद को अडेप्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉय फिर उससे और ज़्यादा अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल बनते। तो एम्प्लॉयज़ जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको एकदम एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग मिलता है। तो ये ट्रेनिंग उनको कैसे मिल रहा है? थ्रू 4.0 के रेवोल्यूशन से। सो हमें भी अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलते हैं और फैक्ट्री में भी अच्छे से प्रोडक्शन हो पाता है और प्रॉफिट और सक्सेस होता है, मिलता है। तो ये एक रीज़न है, ये एक बेनिफिट है 4.0 का। वन ऑफ द बेनिफिट है कि एम्प्लॉय को एडवांस ट्रेनिंग मिलता है थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, दूसरा अवॉइड डाउन टाइम। अवॉइड डाउन टाइम का मतलब होता है, मैं अगर इसको एकदम इजी वर्ड में बोलूँ तो टाइम का जो कंजम्पशन है वो आपका कम हो जाता है। देखो, किसी भी चीज़ के लिए अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का। तो अगर हम लोग एक प्रॉपर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और ह्यूमन एरर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बिकॉज अभी मशीन्स और ये सब से चीज़ें हो रही है, प्रॉपर इंटरनेट एंड डेटा के थ्रू चीज़ें हो रही है। तो कम टाइम पे आपका जल्दी काम होगा, आपके रिसोर्सेज एकदम एफिशिएंटली यूज़ होंगे, तो आपका कॉस्ट बचेगा, आपका टाइम बचेगा, है ना। बिकॉज जिस चीज़ में अगर टाइम बच रहा है ना, मतलब वो ऑप्टिममली रिसोर्सेज को हम क्या कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन इंडस्ट्री डाउन टाइम इज रिड्यूस्ड थ्रू प्रोएक्टिव मेंटेनेंस enabled through sensors एंड रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स। इस चीज़ को यूज़ करके हमारे जो टाइम है वो बच जाता है, इफ़ेक्टिवली हम अपने टाइम को यूज़ कर पाते हैं और काम भी जल्दी होता है, प्रोडक्शन भी जल्दी होता है, प्रॉफिट भी जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, सो मशीनरी हेल्थ इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड। ऑब्वियस ही बात है कि मशीन की हेल्थ को भी हम कंटिन्यूसली फिर मॉनिटर कर पाते हैं कि मशीन एक दिन में कितना काम कर सकता है एफिशिएंटली, है ना। हम कंटिन्यूसली भी अगर मशीन से काम करवाते रहेंगे तो मशीन्स भी एक टाइम के बाद थोड़ी सी उसका कैपेसिटी आउट ऑफ द लिमिट हो जाता है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि मशीन्स आउट ऑफ द कैपेसिटी काम कर रही है? तो ये हमें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पता चलता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही मशीन से क्या करवाएंगे, काम करवाते हैं। ओके, सो इजीली हम हेल्थ को कंटिन्यू, जैसे एक वर्कर या एम्प्लॉयज़ के हेल्थ को कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि आज वर्कर की तबीयत ठीक है, फिर ख़राब है, ऐसे करके, वैसे ही मशीन्स की हेल्थ को भी हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इसमें मॉनिटर करते, ताकि काम में कुछ भी रुकावट ना हो। इसके अलावा क्या करते हैं, अलाउिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज़। कुछ इश्यूज़ आने से पहले ही हम पहले उसको डिटेक्ट कर लेते कि ये इशू आ सकता है, ताकि हम पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहे कि अगर ये एरर आया, अगर ये इशू आया तो हम उसको डिटेक्ट करके एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना।
इसके अलावा अगर कोई मशीन हमें लग रहा है कि कुछ ख़राब हो चुकी है तो हमें वो भी चीज़ पहले पता चल जाती है कि इसकी लाइफ ऑफ ईयर्स, इसके स्पैन इतना ही है, तो हम फिर उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे डाउन टाइम या हमारे बोलते ना टाइम बच जाता है, या कुछ भी एरर होने से हम बच जाते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जब हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं, जहाँ पे हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ना पैसा वेस्ट हो रहा है, ना टाइम वेस्ट हो रहा है, ना वर्कर रिसोर्सेज यूज वेस्ट हो रहे हैं, ना मशीन्स के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे। सब चीज़ एकदम एफिशिएंटली जब यूज़ होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ऐसा बोल सकते हो कि पहले 6 घंटे लगते थे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, आज 4 घंटे में ही सारे प्रोडक्ट्स बन के तैयार है, जितना अपना टारगेट है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है। सो इंडस्ट्री 4.0 प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करता है? बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। इस चीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है। दिस एडवांस एनालिटिक्स एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, अनकवर ऑपरेशनल इंसाइट्स एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। क्योंकि बिग डेटा एनालिटिक्स में यही तो होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड डेटा कलेक्ट करके हम क्या करते हैं? एनालिसिस करके चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है। तो इससे हमें एक पहले से ही आइडिया मिल जाता है कि काम कैसे करना है। ठीक है। अल्टीमेटली दिस कैपेबिलिटी एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप इजीली ये सब चीज़ें कर पा रहे हो, जब आपको हर चीज़ का इन्फो है, आपके सामने सब कुछ एकदम प्रॉपर दिया गया है, तो आप वो चीज़ को यूज़ करके इजीली प्रोडक्शन कर पाओगे, कम टाइम पे प्रोडक्शन कर पाओगे, और आपके पैसे भी बचेंगे और प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट्स है। सो अभी तक हमने क्या क्या बेनिफिट सीखा? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलता है। दूसरा हमने सीखा कि डाउन टाइम को हम अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट कम हो जाता है अपना। अब इसमें जो कॉस्ट की बात हो रही है ना, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। हाँ, बिकॉज स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो अच्छा खासा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे कॉस्ट की बात कर रही हूँ जो डेली डे टू डे टाइम पे हमें करना पड़ता है, जैसे वर्कर्स का खर्चा। ठीक है। तो हमारा कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अभी हमें एकदम लार्ज वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वर्कर का कॉस्ट जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। वो ही सबसे ज़्यादा एक वर्किंग कैपिटल में आता है, जो सबसे ज़्यादा कंपनीज़ के लिए थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जब हम ये सब मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स ये सब यूज़ करते, ये सब में इन्वेस्ट कर लेते, तो हमारे जो डेली के एक्सपेंसेस है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि फिक्स कैपिटल तो हमारा स्टार्टिंग में वो इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो भी हमारा खर्चा होता है ना, वो सारे अपने वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो डेली बेसिस पे बार बार आपको वो करना पड़ेगा, जो चेंज होता रहेगा। तो ऐसे कॉस्ट में थोड़ी सी हमारी बचत हो जाती है। ठीक है। तो देखो, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी आर केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग का मतलब होता है रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना। मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को कम करना। ठीक है। विद इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस by leveraging advanced sensors and data analytics, these technologies can detect equipment failure। है ना। आपका देखो कॉस्ट क्या क्या हो सकता है। आपका अगर कोई इक्विपमेंट फेल हो गया तो उसको अभी रिपेयर का खर्चा, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप पहले ही डिटेक्ट कर सकते हो मशीन्स को यूज़ करके कि हाँ, ये इक्विपमेंट एक टाइम के बाद यहाँ पे कुछ एरर आ सकता है, यहाँ पे कुछ ख़राब हो सकता है, तो अगर आपको कुछ चीज़ें पहले ही डिटेक्ट हो रही है तो आपका वो चीज़ का कॉस्ट आगे के लिए कम हो जाएगा। ठीक है। सो ये सारी चीज़ों से आप अपने कॉस्ट को क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो 4.0 रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज आज के टाइम पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं।
पहले के टाइम पे क्या होता था, जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करते थे, ना तो वो कस्टमर पे फोकस करते थे, वो बल्क प्रोडक्शन के बारे में सोचते थे कि हम अगर बल्क प्रोडक्शन बनाएंगे करेंगे, प्राइस को कम रखेंगे तो सारे कस्टमर खरीदने ही वाले हैं। तो वो टाइम पे प्राइस पे फोकस किया जाता था कि प्राइस को कम करेंगे, बल्क प्रोडक्शन करेंगे तो कस्टमर हमारे से बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे कस्टमर नीड्स को पहले देखा जाता है कि कस्टमर इज़ द किंग। तो कस्टमर के वांट्स को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है और उनके हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो 4.0 फोकस करता है कस्टमाइजेशन पे, कस्टमर नीड्स पे। तो ये भी एक फ़ायदा है ना। सो कस्टमर नीड्स आर एवर चेंजिंग, और आपको तो पता ही है कि हम जैसे सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके नीड्स कभी भी सेम नहीं होते। कस्टमर के नीड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नए नए इन्वेंशंस आते रहेंगे तो कस्टमर के नीड्स तो चेंज होते ही रहेंगे, है ना। सो दे वांट न्यू प्रोडक्ट्स। हमेशा कस्टमर को कुछ नया चाहिए रहता है, नया प्रोडक्ट चाहिए रहता है, नया डिज़ाइन चाहिए रहता है, नए टेक्नोलॉजी चाहिए रहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं 10 साल तक वही फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 2-3 साल के बाद ही जैसे ही नए नए फ़ोन दिखेंगे हमें, तो हमारे माइंड में वैसा आ जाएगा कि अभी हमें न्यू फ़ोन लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कस्टमर के नीड्स, कस्टमर के वांट्स आर अनलिमिटेड। सो वो अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स के वजह से उनके जो नीड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। सो ये कस्टमर नीड्स पे ही फोकस करता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, ठीक है। सो इंडस्ट्री 4.0 प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स अबाउट कस्टमर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो जो डेटा एनालिटिक्स है ये एक मैन्युफैक्चरर को या एक बिजनेसमैन को ये भी बताता है कि कस्टमर के आज नीड्स क्या है, तो वो कस्टमर के नीड्स के हिसाब से आप कस्टमर को चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। सो ये भी एक बेनिफिट हो गया कि कस्टमर नीड्स फुलफिल होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, क्वालिटी अश्योरेंस। ऑब्वियसली बात है, आप अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो क्वालिटी का अश्योरेंस तो मिलने ही वाला है। और जहाँ पे कस्टमर नीड्स है वहाँ पे क्वालिटी तो हैंड बाय हैंड आएगी ही। तो 4.0 क्वालिटी का अश्योरेंस भी देता है कि जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अच्छे क्वालिटी के बनेंगे विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको मिलता है विद 4.0 वो है कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। ओके, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता था ना, हर एक मैन्युफैक्चरर्स को, बिजनेसमैन को इंडिविजुअली उनको सब काम करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे सब क्या हो रहा है, कोलैब हो रहा है। कोलैब का मतलब क्या होता है, सब कुछ एकदम जॉइंट हो जाना और जॉइंटली काम करना, ठीक है। और कभी भी कोई चीज़ जॉइंटली काम होती है ना तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम होता है, ठीक है। तो देखो इन ट्रेडिशनल मतलब पहले के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता था, यूनिट्स ऑफन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे किए जाते थे, इंडिपेंडेंटली। लेकिन अब क्या हो रहा है, दिस इज़ नॉट द केस विद इंडस्ट्री 4.0। ओके, अब क्या है, एवरी प्रोडक्शन लाइन फ्रॉम द फैक्ट्री फ्लोर टू बिजनेस प्रोसेस टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज केप्ट कनेक्टेड। अब सब कुछ कनेक्टेड है ना। फैक्ट्री से लेके बिजनेस प्रोसेस से लेके सेल्स से डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ का क्या किया हुआ है, कोलैबोरेशन है। मतलब सब कुछ एकदम वेल कनेक्टेड है, तो हर एक को एक दूसरे का काम पता है और हम उसके हिसाब से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाता है। और जहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो वहाँ पे एरर्स इतने नहीं होंगे। एरर्स अगर होंगे भी तो पहले ही डिटेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट्स है कि सब कुछ एकदम वेल कनेक्टेड है और काम फिर उस हिसाब से प्रोडक्टिवली होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट्स है, अभी देखो इतना सब कुछ हमें मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी है ना, कस्टमर नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, क्वालिटी अश्योरेंस है, हमारा कॉस्ट कम हो रहा है। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट्स तो बढ़ेंगे ही। तो बेस्ट प्रॉफिट, किसी भी बिजनेसमैन के लिए बेस्ट मोटिवेशन क्या होता है, प्रॉफिट उनके लिए रिवॉर्ड होता है उनके एफर्ट्स का।
बिकॉज हर बिजनेसमैन का या हर मैन्युफैक्चरर्स का या कोई भी इंडस्ट्रीज में भी ले लो, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप होता है. कैसा होता है? एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप. एफर्ट्स डालोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, एंड रिवॉर्ड उनके लिए क्या होता है? प्रॉफिट्स, है ना. सो बेस्ट जो बेनिफिट अगर मिलता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, कि ये एक हमें एक ये बताता है कि 100% श्योर है कि अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो प्रॉफिट तो होगा ही. ठीक है, तो आपको हायर प्रॉफिट्स मिलेगा क्योंकि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है, आपके एरर सारे कम हो रहे हैं ना, कस्टमर नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, क्वालिटी अश्योरेंस है, हम लोग AI जैसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे प्रॉफिट्स तो ज़्यादा होने ही वाला है. ओके, उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स मिलता है इसमें हमें? कंपैटिटिव एडवांटेज. आज के टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि जितना जल्दी हम एडवांस टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे उतना जल्दी हमें कंपटीशन में एडवांटेज मिलेगा. ओके, व्हाट इज़ कंपैटिटिव? जब हमारे जैसा बिजनेस कोई और भी कर रहा है, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? compete कर रहे हैं. ठीक है, तो हम जितना जल्दी हो सके टाइम के साथ हम चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें. आज के टाइम पे जो लोग वही ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे ही रुक चुके हैं. यहाँ पे मैं आपको ब्लैकबेरी फ़ोन का एग्जांपल दे सकती हूँ. ब्लैकबेरी फ़ोन शायद ही आपने सुना होगा. एक टाइम था 2011-12 के टाइम पे ब्लैकबेरी फ़ोन काफ़ी चलता था. वो एकदम क्लासी लुक बटन वाला फ़ोन था, लेकिन उसके बटन्स काफ़ी छोटे छोटे होते थे और ऐसे ब्रॉड, लाइक उसका लुक बहुत अलग था. और वो 3 कलर में मिलता था, ब्लैक, वाइट एंड पिंक. तो वो टाइम पे ब्लैकबेरी बहुत ज़्यादा फेमस था. लाइक आईफोन वो टाइम पे इतना था ही नहीं जितना ब्लैकबेरी बिकता था. बटन वाला फ़ोन था, कीपैड वाला फ़ोन था, बट काफ़ी अच्छा था. कैमरा था और उसका यूनिक फीचर था BBM मैसेंजर. जैसे आज के टाइम पे हर जगह पे व्हाट्सएप एक यूनिवर्सल हो चुका है, ब्लैकबेरी फ़ोन में एक BBM मैसेंजर का अलग से था कि जो एक ब्लैकबेरी यूज़र उस मैसेंजर को यूज़ करके मैसेज चैटिंग या इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकता था. ब्लैकबेरी से बस एक गलती क्या हुई कि उसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया. वो टाइम पे आया सैमसंग का ज़माना, जहाँ पे सैमसंग ने एक साथ में टच स्क्रीन फ़ोन निकाले. और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कस्टमर के नीड्स चेंज होते रहते हैं, तो टच स्क्रीन देखते ही कस्टमर के नीड्स क्या हो गए? चेंज हो गए. कस्टमर टच स्क्रीन पे अट्रैक्ट होने लगे. और ब्लैकबेरी ने वो टाइम पे इतना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि वो टच स्क्रीन वाला फ़ोन उन्होंने वो टाइम पे निकाला ही नहीं. उनको लगा कि हमारा फ़ोन तो अभी भी चलेगा, बट वही ओवर कॉन्फिडेंस उनके बिजनेस को पूरा ठप कर दिया. और आज ब्लैकबेरी टच स्क्रीन निकाल रहा है, लेकिन आज ब्लैकबेरी फ़ोन खरीदेगा कौन? आज इतने सारे फ़ोन के हमारे पास ऑप्शंस हैं. सो यही होता है जब हम टाइम के हिसाब से चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं. आज अगर हमें लग रहा है कि 4.0 का ज़माना है, तो आज अगर हम वही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिज़नेस करेंगे ना, तो हमारे बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होगा. लेकिन अगर हम वही ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करेंगे आज भी बिज़नेस करने के लिए, तो हमारे बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाएगा, हमें प्रॉफिट्स नहीं होगा. सो कंपैटिटिव एडवांटेज के लिए जो फ़िलहाल के लिए रेवोल्यूशन चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, तो उससे हमें क्या होगा? प्रॉफिट्स बहुत हाई होगा और उससे हमें कंपटीशन में भी फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट्स ये आता है इसमें, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन. सप्लाई चेन क्या होता है कि जिसमें हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर बीच में लॉजिस्टिक्स ये सब के थ्रू हम गुड्स को क्या करते? कस्टमर तक पहुंचाते. तो आज एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से रियल टाइम में हम चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं? सप्लाई कर पा रहे हैं. अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें अमेज़ॉन ऑनलाइन के थ्रू क्या हो रहा है? जो भी गुड्स आज हमें चाहिए, हम अमेज़ॉन पे ऑर्डर बुक करते और अमेज़ॉन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से उनका क्या है? लिंक है, कनेक्टेड है सब कुछ, और उसके थ्रू गुड्स क्या हो पा रहा है? 1 दिन में, 2 दिन में आपके घर पे. आज के टाइम पे तो 1 दिन में, विद इन अ डे आपके घर पे ऑर्डर डिलीवरी हो जाता है. ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है. ओके, लास्ट जो बेनिफिट है वो है लाइक सस्टेनेबिलिटी. देखो, इसमें टोटल ऐसे आपको 13 से 14 बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन आपको सबके सब नहीं लिखने हैं. अगर आपका 8 मार्क का आंसर आता है तो आपको मैक्स टू मैक्स 9 to 10 पॉइंट्स काफ़ी है.
उससे ज़्यादा आप नहीं लिखोगे तो वो चलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन सारे करूँगी, बट आपको पढ़ना सिर्फ 9 to 10 पॉइंट्स ही है, बिकॉज 8 मार्क्स के हिसाब से इतना आंसर काफ़ी रहता है, ठीक है। और क्या बेनिफिट्स है? सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो एफिशिएंट है ना। वो ऐसा नहीं है कि तुरंत चेंज हो जाएगा, वो सस्टेन करेगा। सस्टेन का मतलब होता है आगे तक चलना। बस वो टेक्नोलॉजी में क्या होगा, अपग्रेडेशन आएगा, अपडेट होगा टेक्नोलॉजी, लेकिन एकदम अचानक से सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। कुछ भी चीज़ें सडनली चेंज नहीं होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो सस्टेनेबल है। और बेनिफिट क्या है? कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 4.2 है ये कस्टमर नीड्स पे फोकस कर रहा है, तो कस्टमर को उनके नीड्स के हिसाब से चीज़ें मिलती है। जैसे आपने लेंसकार्ट में देखा होगा कि लेंसकार्ट ने एक बहुत अच्छा फीचर निकाला है कि आपको लेंसकार्ट के स्टोर पे जाके स्पेक्स ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे ये अपना जो भी आपको ग्लेयर्स चाहिए या स्पेक्स चाहिए वो आप इजीली ऑनलाइन के थ्रू ही क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कौन सा आप पे सूट करेगा। इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन, कि कस्टमर अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ कर सकता है, ठीक है। फिर क्या है? डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जो लास्ट बेनिफिट है, ठीक है। 4.0 से आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या मिलता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं लेता है, ये सब कुछ एक डेटा ड्रिवन डिसीजन होता है। डेटा ड्रिवन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ह्यूमन माइंड को यूज़ करके, ह्यूमन इंटेलेक्ट और मशीन इंटेलेक्ट को ये करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं। सो ये है कुछ फ़ायदे ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। बट जहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है जो हमें फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस काफ़ी इजी है, जो आपको शायद पता भी होगा कि सबसे मेजर चैलेंज होता है इन्वेस्टमेंट का, है ना। बाकी सब कुछ तो बाद में आता है। मेन ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हमें जो चाहिए ना वो है इन्वेस्टमेंट। तो बात आती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। अब जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको तो चलो फ़ायदा हो जाता है, स्टार्टअप्स बिजनेस को गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्प कर देती है स्कीम के थ्रू, लेकिन जो स्मॉल स्केल सेक्टर में बिजनेसेस है उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है इन 4.0 टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना, क्योंकि उनके लिए इतना इन्वेस्टमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ये कुछ चैलेंजेस है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड चैलेंज ये होता है वर्क फोर्स अडेप्टेशन। अभी जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तो जो भी वर्कर्स है वो टेक्नोलॉजी से भी वो वर्कर को क्या करवाना पड़ेगा, अडेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ चल रहा है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ और फिर उस पर काम कर पा रही हूँ, उसको बोलते हैं अडेप्ट कर लेना। तो वर्कर्स को भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब सारे वर्कर्स सेम स्किल के नहीं होते, किसी किसी को बहुत जल्दी वो लोग अडेप्ट कर पाते हैं, किसी किसी को अडेप्ट नहीं कर पाते, तो फिर उनको जॉब से निकालना पड़ता है और फिर हमें ऐसे वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं जो स्किल हो, जो स्किलफुल हो और जो लोग ऐसी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है कि ऐसे वर्कफोर्स को हायर करना जो लोग ऐसे स्किल्स को, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सके, ठीक है। तीसरा चैलेंज ये है कि अगर हम 4.0 यूज़ करते हैं तो हमें पूरा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ता है। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम होता था वो स्ट्रक्चर ही पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैनेजमेंट मतलब संभालने का तरीका, बिकॉज अब इसमें टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, है ना। तो देखो, इन्वॉल्व द सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कल्चर ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफन फेसेस रेजिस्टेंस। ओवरकमिंग दिस चैलेंज रिक्वायर इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। हमें ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ेंगे जिसमें हम इजीली ये सारे रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है साइबर सिक्योरिटी की। देखो, जहाँ पे इंटरनेट आता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो आती ही है। साइबर सिक्योरिटी मतलब आपको पता ही होगा कि आपके डेटाज जब शेयर होते हैं और गलती से ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि वो डेटा मिसयूज़ हो गए तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो साइबर सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों का भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहता है कि आपके डेटा जहाँ पे स्टोर है वो सेफ़ है या नहीं।
वो गलती से भी वो डेटा कहीं पे लीक हो गया या किसी ने उसको इल्लीगल तरीके से यूज़ कर लिया, सो उसमें हमारे बिजनेस का या हमारे मैन्युफैक्चरिंग या जो भी है उस चीज़ का हमको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सो ये भी एक वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क है साइबर सिक्योरिटी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ये सिमिलर पॉइंट ही है, तो आप वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर लिख रहे हैं तो उसके अंदर इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के जो खर्चे होते हैं, टूल्स खरीदने के, इक्विपमेंट्स खरीदने के, एडवांस टेक्नोलॉजी के, तो वो सब खर्चे के भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसे लग जाते हैं। तो वो स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट ही कभी कभी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने आपको बेनिफिट्स में सिखाया था कि सब कुछ हमें कोलैब करके कनेक्ट करके चीज़ों को करवाना है। कभी कभी ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। इंटीग्रेशन मतलब सब कुछ एक साथ में लेके आके वेल कनेक्ट करके काम करवाना। तो कभी कभी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कैसे इन मशीन्स को, टेक्नोलॉजीज़ को, वर्कर्स के साथ एक प्रॉपर कनेक्ट कर पाए, कोऑर्डिनेशन बैठा पाए। ओके, नेक्स्ट चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंटरनेट का स्पीड। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इंटरनेट स्पीड की बात हो रही है। बहुत सारे जगहों पे आज ऐसा भी है कि इंटरनेट प्रॉपरली उस स्पीड से नहीं चलता है। अगर हमें प्रॉपरली मशीन्स यूज़ करना है तो हमें इंटरनेट बहुत हाई स्पीड में चाहिए रहता है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी इंटरनेट का स्पीड इतना नहीं है। तो अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट मतलब पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है ना। सो जो इंटरनेट है, अगर इंटरनेट का ही स्पीड प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप प्रॉपरली 4.0 के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी ये भी चैलेंजिंग टास्क होता है कि कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे प्रॉपरली इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे आप ये 4.0 रेवोल्यूशन को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट चैलेंजेस है इंटरोपेरेबिलिटी। इंटरोपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी। इंटरोपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंपैटिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें जो ये टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, ये दोनों के बीच में कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, मतलब दोनों मैच ही नहीं कर पाते। या तो आपके पास जो वर्कर्स है वो एकदम मैनुअल काम करने वाले वर्कर्स है जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो टाइम पे भी क्या हो रहा है, वो टाइम पे भी प्रॉपर कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि फिर वो टाइम पे आपको पूरा अपना मैनेजमेंट सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है। इसके लिए जब भी आप कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लेने का सोच रहे हो तो वो टाइम पे आपको अपने पूरे, सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, आपको अपने मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप प्रॉपरली हर चीज़ को एक इंटरकनेक्ट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो पार्शलिटी या डिस्क्रिमिनेशन टाइप, कि जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, आप कितना भी कुछ भी कर लो हर जगह पे नहीं यूज़ होता। स्मॉल बिजनेसेस तो इसको यूज़ ही नहीं कर पा रही है क्योंकि पहली बात तो उनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही उतना नहीं मिलता है ना। ये मेजरली कौन यूज़ कर पाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये टेक्नोलॉजी पे, या फिर स्टार्टअप्स। आज के टाइम पे जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं ना, वो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाते क्योंकि उनको मदद दिया जाता है। इनको ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ये किसी के साथ कोलैब कर लेते हैं या किसी के साथ इनका जॉइंट वेंचर हो जाता है, या तो इनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट ही इनको सपोर्ट कर लेती है। तो स्टार्टअप्स के लिए ये 4.0 बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डिस्पैरिटी है कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे स्मॉल बिजनेस ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स नहीं उठा पाती है। ओके, तो ये कुछ 4.0 के चैलेंजेस है। ठीक है, सो ये था हमारा बेनिफिट्स and challenges of industrial revolution 4.0. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, सो आज के हमारे सेशन में इतना ही।
आज हमने सीखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का डिटेल डिस्कशन कि उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सिखाऊंगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 के बारे में। ओके सो अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया और पसंद आया तो लाइक करिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।